CuSO4 कॉपर सल्फेट का विलयन था, लेकिन जिंक जैसे ही इनकी ज़िंदगी में आया उसने इनका हंसता खेलता परिवार बर्बाद कर दिया, खुद बैठ गया कॉपर की जगह पर और Cu को भैया निकाल के बाहर फेंक दिया। 1 विलयन में 40 ग्राम NaOH को 500 ml जल में घोला गया। इसकी मोलरता एवं नॉर्मलता की गणना कीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के संपूर्ण किताब के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ये वीडियो हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ेंगे पिछले 2 से 3 सालों में आए हुए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आप लोग के लिए हम इसका सॉल्यूशन भी लेकर आए हुए हैं। तो चलिए जल्दी से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप भी अपने नोट साथ में बनाते चलिए। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है मेरा कि समपराशरी विलयन किसे कहते हैं। ठीक है, समपराशरी मतलब कि समपराशर, इतना याद रखो। मतलब समपराशर यानी कि जो सम मतलब बराबर हो और क्या हो, पराशरण मतलब जिनका पराशरण दाब क्या हो, समान हो। ठीक है, सम मतलब समान, पराशरण दाब। तो ऐसे विलयन जिनका जिनका जो पराशरण दाब है वो क्या हो, समान हो, उनको हम लोग समपराशरी विलयन कहते हैं। तो इसकी डिफिनेशन देख लो, लिखनी कैसे है एग्जाम में। ऐसे विलयन जिनके पराशरण दाब समान ताप पर समान और समपराशरी विलयन कहलाते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल सी डिफिनेशन थी, आपको नाम से केवल याद हो जाएगी कि ऐसे विलयन जिनके पराशरण दाब समान ताप पर समान होते हैं, ऐसे विलयन क्या कहलाते हैं, समपराशरी विलयन कहलाते हैं। तो 2 समपराशरी विलयनों की जो खासियत होती है, जो इनकी जो एप्लीकेशंस होती है वो क्या होती है। देखो स्पेसिफिकेशन क्या है इसकी कि जो 2 समपराशरी विलयन हैं उनको अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करने पर पराशरण नहीं होता है। तो अर्धपारगम्य झिल्ली आप लोगों ने नाम सुना होगा पिछले क्लास में। तो अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है, ऐसी झिल्ली होती है जिसमें पराशरण और विसरण होता है। ठीक है, मतलब कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर और अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाता है। लेकिन इसमें अगर आप लोग समपराशरी विलयन रख रहे हो तो इधर भी आपने विलयन रख दिया समपराशरी एक पात्र में और इस साइड भी आपने समपराशरी विलयन रख दिया और बीच में आपने पार्टीशन लगा दिया झिल्ली, जिसको अर्धपारगम्य झिल्ली बोला जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे केस में अर्धपारगम्य झिल्ली का कोई भी असर नहीं होगा इसमें, क्योंकि क्या है, दोनों का भैया पराशरण दाब तो समान है ना, तो इसलिए ये विलयन एक दूसरे को अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा पृथक नहीं हो पाएंगे। तो आई होप आप लोग को ये पहला क्वेश्चन पूरी अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। तो देखो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, मोललता को परिभाषित करें। तो देखो हम इसमें आप लोग को जो तरीका बताएंगे ना, ऐसे तरीका आप लोग एग्जाम में लिख के आओगे तभी आप लोग को एग्जाम में पूरे नंबर दे देगा, बिना एक एक चीज़ ध्यान से पढ़े हुए, क्योंकि तरीका होता है हर एक चीज़ का नंबर लेने का। देखो किसी विलयन के 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मूलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। ठीक है, विलायक क्या होता है, विलय क्या होता है, पिछली 2-3 वीडियो से हम लगातार आपको बता रहे हैं। विलायक होता है जैसे एक पात्र आपने लिया, उसमें आपका पानी रखा हुआ है, तो वो अभी आपका विलायक है। ठीक, उसमें आपने क्या डाल दिया, चीनी डाल दी या फिर चाय पत्ती डाल दी। तो जो आप चीनी या फिर चाय पत्ती डाल रहे हो वो हो जाएगी भैया विलय। ठीक है, तो वही यहाँ पर कह रहा है किसी विलयन का 1 किलोग्राम विलायक, अगर आपने 1 किलोग्राम पानी ले रखा है तो उसमें उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, मतलब उसमें आप लोग को चीनी के मोलों की संख्या आपको यहाँ पर निकालनी है। ठीक है, अगर इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो इसको रिप्रेजेंट किससे करा जाता है, इसको हम लोग कैपिटल M से डिनोट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूला क्या होता है इसका, क्योंकि इसी के नंबर मिलते हैं आप लोग को, डिफिनेशन के नंबर नहीं देता है, वो फॉर्मूला देखता है सबसे पहले। तो मोललता का जो फॉर्मूला होता है वो हो जाएगा विलय के मूल अपॉन में विलायक का भार, किसमें, किलोग्राम में। तो देखो एक छोटा सा डिफरेंस होता है मोललता में और मोलरता में। मोललता में क्या होता है, यहाँ पर भार होता है किलोग्राम में, और मोलरता में यहाँ पर भैया आयतन होता है लीटर में। इतना छोटा सा एक अंतर होता है केवल मोलरता और मोललता में। तो चलो इसका मात्रक भी आप लोग को हम दिखा देते हैं क्या है। इसका मात्रक हो जाएगा मोल किलोग्राम इनवर्स। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन ये है कि मोलरता को परिभाषित करें। मोलरता की डिफिनेशन देखो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगी भैया, 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को, देखो यहाँ पर लीटर लिखा है, ठीक है, ऊपर किलोग्राम था, यहाँ पर लीटर है। तो 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को ही उस विलयन की क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। तो इसका अगर हम लोग फॉर्मूला देख लें क्या होगा, तो मोलरता इक्वल टू होता है विलय के मूल, सेम ऊपर वाले फॉर्मूले की तरह आप लोग देख सकते हो। नीचे भी है विलयन का भार किसमें, विलयन का आयतन लीटर में, ऊपर किसमें है, किलोग्राम में, इसमें है आयतन लीटर में। तो एक छोटा सा डिफरेंस होता है मोलरता और मोललता के बीच में। तो आई होप आप लोग को ये 3 क्वेश्चन स्टार्टिंग के क्लियर हो गए होंगे। उसका देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं।
ठीक है। तो ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक, नाम से देखो चीज़ पहचाना करो पहले। ग्राम अणुक उन्नयन मतलब उन्नयन हो रहा है यहाँ पर किसी चीज़ का, उन्नयन मतलब बढ़ोतरी, ठीक है। अवनमन मतलब होता है कम होना। तो चलो डिफिनेशन देख लेते हैं इसकी। किसी विलायक के 100 ग्रामों में किसी अवाष्पशील विलय या फिर वैद्युत अनखट्टे, ठीक है, कोई भी एक चीज़। तो किसी विलायक के 100 ग्राम में से किसी अवाष्पशील विलय या वैद्युत अनवघट्ट के 1 ग्राम अणु घोलने पर, ठीक है। तो कोई विलायक है, उसमें 100 ग्राम विलायक है, ठीक है, 100 ग्राम विलायक है कोई, उसमें अगर हम 1 ग्राम अणु घोल दें तो उसके क्वथनांक में जो भी उन्नयन होगा, मतलब जो वृद्धि होगी, उसी को यहाँ पर विलायक का ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक बोला जाता है, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं कप्पा, और नीचे लिखा हुआ है 100, ठीक है, के नहीं है, इसको बोलेंगे कप्पा, ठीक है, कप्पा 100। तो ये इस तरह से ये हमारा चौथा क्वेश्चन क्या था, ये फिनिश हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कोलराउस का नियम क्या होता है। तो कोलराउस का नियम क्या है, देखो जो लॉ वाले क्वेश्चन होते हैं, कोलराउस का हो, चाहे राउल्ट का नियम हो, हार्डी सुलजे का हो, या हेनरी का हो, तो ये नियम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये आप लोग को पढ़ के जाना चाहिए एग्जाम से पहले, क्योंकि ये क्वेश्चन में, ये एग्जाम में आप लोग के आना ही आना है, समझ लीजिए। इन चारों में से कोई ना कोई एक आपका जरूर फंसेगा। उसका देखो ये नेक्स्ट, इसका आंसर अगर हम लोग देखें तो लिखा हुआ है कि इस नियम के अनुसार यदि किसी वैद्युत अवघट्ट की अनंत तनुता पर चालकता इसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर हो जाए। तो कहने का मतलब ये है कि किसी वैद्युत अवघट्ट की अनंत तनुता पर चालकता, ठीक है, तो यहाँ तक अभी देखना चालकता, तो हमने लैम्डा बना लिया, ऊपर इन्फिनिट लगाया क्योंकि अनंत बोला है, और किसी वैद्युत अवघट्ट बोला है यहाँ पर, तो हमने ले लिया भैया HCl मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद यहाँ पर हमने क्या करा, इक्वल टू लगा दिया, क्या बोल रहा है, इसके धनायनों तथा ऋणायनों, तो देखो एक को हमने प्लस में तोड़ दिया, एक को माइनस में तोड़ दिया, और दोनों की तरह आगे हमने लैम्डा लगा के इन्फिनिट लगा दिया। तो ये होता है इसका छोटा सा फॉर्मूला, और ये होती है इसकी छोटी सी डिफिनेशन। और अगर आप लोग को थोड़ा ज़्यादा विस्तार से पढ़ना है तो इस पर एक अलग से वीडियो हमने बना दी है चारों नियम पर, आप लोग को उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें आपको चारों नियम देखने को मिल जाएंगे। कोलराउस का भी उसी में लिखा होगा, हार्डी सुलजे का भी होगा, राउल्ट का भी होगा, और हेनरी का नियम भी उसी में होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है। नेक्स्ट है विशिष्ट चालकता से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक भी बताएं। विशिष्ट चालकता यानी कि स्पेसिफिक जो कंडक्टिविटी होती है उसको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो डिफिनेशन देख लो इसकी, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, ठीक है, कोई कंडक्टर है उसका, जिसको हम लोग चालक बोलते हैं, ठीक है, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध, अगर कोई चालक है तो उसका अपना खुद का रेजिस्टेंस भी होगा, तो उसी रेजिस्टेंस को अगर हम उल्टा कर दें, ठीक है, उसी रेजिस्टेंस को अगर हम उल्टा कर दें तो उसी को हम लोग बोलेंगे उस चालक की विशिष्ट चालकता। इसका जो, इसको डिनोट किससे करा जाता है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं कप्पा, यानी कि के बना के आपको इसके मुंह ऐसे ऐसे काट देने हैं, ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कप्पा। तो नेक्स्ट इसका हम लोग फॉर्मूला देखेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और फॉर्मूला ही इसका 1 नंबर में पूछा जाएगा। तो विशिष्ट चालकता का फॉर्मूला होता है कप्पा इक्वल टू 1/रो, इसको बोलते हैं रो, ठीक है, आप लोग को दिख रहा होगा, ऐसे बना के यूं घुमा देना है, ठीक है, रो, इसको क्या बोलेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है, उसका देखो व्युत्क्रम हो रहा है, तभी तो हमें विशिष्ट चालकता मिल रही है। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके मात्रक के बारे में। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर अगर आप ये नहीं याद कर पाओगे तो दूसरा याद कर लो, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये होता है इसका मात्रक किसका, विशिष्ट चालकता का। तो ये 1 नंबर में कभी कभी बहुविकल्पीय में दे देता है आप लोग को, तो वहाँ पर आप लोग को ये जरूरत याद होनी चाहिए, तभी आप लोग वहाँ पर सही से टिक कर पाओगे। नेक्स्ट उसके बाद भैया देख लो यहाँ पर, राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन का नियम लिखिए। तो देखो हमने भी पीछे बताया था आपको राउल्ट का नियम और कोलराउस का नियम, तो देखो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार ये पूछा जा रहा है। 2022 का ये पूछा हुआ है, 2022 और 23 में, तभी आप लोग के लिए हमने यहाँ पर नोट करा है, ठीक है। तो देखो इसका नियम बहुत ही सिंपल शब्द में लिखा हुआ है, क्या है कि किसी विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो 2 लाइन है केवल, आप लोग आराम से इसको याद कर सकते हो। क्या कैसे याद करना है, किसी विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलय पदार्थ के मोलर प्रभाज के बराबर होता है। तो भैया डिफिनेशन भले ना लिख पाना, लेकिन ये फॉर्मूला जरूर छाप देना वहाँ पर, क्योंकि ये फॉर्मूला आप लोग का मोस्ट है, आप लोग को नंबर ये फॉर्मूला ही दिलाएगा। तो देखो क्या है फॉर्मूला, P0 माइनस PS। P0 मतलब कि जो आप लोग का प्राइमरी रहेगा, जो दाब रहेगा प्राइमरी, ठीक है, मतलब प्राथमिक वाष्प दाब। नेक्स्ट है PS मतलब सेकेंडरी, तो P0 माइनस PS अपॉन P0, ये फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है, इक्वल टू N1 अपॉन N1 प्लस N2। इसको बॉक्स में बंद कर दोगे। इतना करने के बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने किससे डिनोट करा है वो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ लिख देंगे जहाँ
मतलब कि वेयर इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे। पी नॉट इक्वल टू विलायक के वाष्प दाब, मतलब ये जो पी नॉट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, विलायक का वाष्प दाब। पी एस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, विलयन का वाष्प दाब। N1 जो है किसको डिनोट कर रहा है, विलय के ग्राम अणुओं की संख्या। और N2 रिप्रेजेंट कर रहा है भैया विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या। तो इस तरह से जो हमारा राउल्ट का नियम है ये बहुत ही सिंपल शब्दों में हमने आपको समझाया। अगर 3 नंबर में पूछा जाए तो आपको यही पूरा लिख के आना है। बाकी अगर आप और विस्तार से पढ़ना चाहते हो तो हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि स्पेशल वीडियो हमने इस पर बनाई है, जिसका लिंक आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग जाके वहाँ पर चारों नियम अच्छी तरह से पढ़ सकते हो। उसके बाद हम लोग देख लेंगे भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आप लोग का रहने वाला है न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल का बहुत बच्चे इंतजार करते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल किसी से सॉल्व इतनी जल्दी नहीं होता है, क्योंकि फॉर्मूले बहुत ज़्यादा हैं, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो या फिर मैथ हो, ठीक है। खासकर 12th क्लास में बहुत ही ज़्यादा फॉर्मूले हैं। तो देखो भैया पहला सवाल है हमारा, 1 विलियन में 40 ग्राम NaOH को 500 ml जल में घोला गया, इसकी मोलरता एवं नॉर्मलता की गणना कीजिए। तो ये यहाँ पर दोनों चीज़ें पूछी गई हैं, मोलरता और नॉर्मलता। तो ऐसे सवाल बच्चों के लिए टफ इसलिए होते हैं कि मोलरता का फॉर्मूला तो याद नहीं होता है, नॉर्मलता भी साथ में पूछ ली गई है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग को हम बताएंगे पूरा सोल्यूशन क्या है, और बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है। अभी आप लोग खुद कहोगे अरे इतना छोटा सवाल था ये। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले क्या पूछा गया है, मोलरता। तो हमने लिख लिया यहाँ पर सीधे NaOH की मोलरता, ठीक है, क्योंकि NaOH की हमसे पूछी गई है। अब यहाँ पर भैया फॉर्मूला होता है मोलों की संख्या अपॉन आयतन लीटर में, ठीक है। अब बात आ गई मोलों की संख्या सर कहाँ से निकालेंगे, आयतन तो हमको चलो यहाँ पर जो मिल जाएगा 500 ml दिया हुआ है, ये कहाँ से निकालेंगे मोलों की संख्या, ठीक है। तो मोलों की संख्या देखो कहाँ से निकालेंगे, NaOH के मोलों की संख्या क्या, फॉर्मूला क्या होता है, भार बटे अणु भार। तो यहाँ पर NaOH की मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से निकालेंगे, मतलब भार बटे अणु भार। तो भार क्या होगा हमारा यहाँ पर दिया हुआ है 40 ग्राम, और NaOH का आप लोग अणु भार निकालोगे तब भी आप लोग को 40 ही मिलेगा। आप लोग निकाल के देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 40 बटे 40 हो जाएगा, कट के 1 बचेगा, तो यहाँ पर 1 मोल आया आप लोग के मोलों की संख्या। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग यहाँ देखेंगे NaOH की मोलरता। अब हमें यहाँ से मोलरता निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या था, NaOH के मोलों की संख्या कितनी है, ये मोलों की संख्या 1, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 1। अब उसके बाद देखो नीचे पूछ रहा है विलयन का आयतन लीटर में। तो भैया यहाँ पर हमको किस में दिया हुआ है आयतन, यहाँ पर दिया हुआ है ml में। तो ml से लीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, वो हमने यहाँ पर करा हुआ है, आपको दिख रहा होगा 500 बटे 1000। तो यहाँ से देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 5 बटे 10 बचेगा। तो ये 10 कहाँ चला आएगा, ऊपर। तो हमने 10 को 1 से मल्टीप्लाई करा दिया, अपॉन में नीचे क्या बचा 5। तो 5 से 10 कट जाएगा, आपका 2 मोल जो होगा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मोलरता निकल गई। अब हम लोग बात करते हैं नॉर्मलता की, क्योंकि क्वेश्चन में नॉर्मलता भी पूछा गया है। तो देखो नॉर्मलता और मोलरता में क्या अंतर होता है, ये चीज़ आप लोग लाइन से ध्यान से पढ़ो। नीचे लिखा हुआ है NaOH की नॉर्मलता एवं मोलरता समान होगी। क्यों समान होगी, क्योंकि इसका तुल्यांकी भार, मतलब कि जो आप लोग का अणु भार, जो ग्राम दिया हुआ है 40 ग्राम, ठीक, और भार मतलब कि क्योंकि इसका तुल्यांकी भार एवं अणु भार, तुल्यांकी भार जो क्वेश्चन में दिया हुआ है और अणु भार भी इसका बराबर है। देखो हमने यहाँ दिखाया था 40 बटे 40, ठीक है, दोनों बराबर हैं, इसलिए क्या होगा नॉर्मलता और मोलरता दोनों की जो वैल्यू निकालेंगे वो इक्वल आएगी। तो आप लोग भी ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम में फंसता है जिसका आपका जो ग्राम में भार दिया हुआ है वो और जो अणु भार है वो अगर इक्वल निकलता है तो आपको मोलरता और नॉर्मलता दोनों आप लोग को इक्वल ही रहने वाली हैं, ठीक है। तो देखो जितना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा था उतना ही ये छोटा सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप आप लोग को ये पूरी अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। उसको देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मोल अंश को परिभाषित करें। मोल अंश क्या होता है, ठीक है, मोल अंश बोलो या फिर मोलर प्रभाज बोलो, ठीक है, या फिर मोल प्रभाज बोलो, कुछ भी बोलो, नाम एक ही है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मोल अंश पूछा गया है, मोल अंश को परिभाषित करें। तो इसकी डिफिनेशन देख लो क्या होगी, विलयन में उपस्थित किसी एक घटक या अवयव, ठीक है, किसी विलयन में उपस्थित कोई भी घटक या अवयव के मोलों की संख्या तथा विलय एवं विलायक के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मोल अंश कहते हैं। क्या कह रही डिफिनेशन, कोई विलयन मान लो रखा हुआ है, उसमें उपस्थित किसी एक घटक या अवयव के मोलों की संख्या, कोई विलयन रखा हुआ है, विलयन कब बोलते हैं हम लोग, जब उसमें कुछ ना कुछ मिला हुआ होगा तब वो विलयन होता है, वरना केवल H2O होगा यानी कि वाटर होगा। तो विलयन बोल रहे हैं, इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ पहले से घुला हुआ है। तो जो भी घुला हुआ है उसका एक घटक, ठीक,
और जो अब हम लोग विलेय या फिर जो उसमें घोलेंगे हम लोग, ठीक है, विलेय हो या फिर विलायक हो, कुछ भी हो, उसके कुल मोलों की संख्या के अनुपात को ही हम लोग क्या बोलेंगे, मोल अंश बोलेंगे। रिप्रेजेंट की अगर बात करें तो इसको हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका हम लोग फॉर्मूला देख लो कैसे लिखना है हमको एग्जाम में। माना एक विलयन में विलेय के Na मोल तथा विलायक के Nb मोल उपस्थित हैं। ठीक है, कोई विलयन है जिसमें विलेय मतलब जो हम डाल रहे हैं उसके Na मोल उपस्थित हैं, और विलायक जो मतलब पहले से है पानी में उसमें Nb मोल उपस्थित हैं। तब हम लोग मोलर प्रभाज कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा Na/Na प्लस Nb। ठीक है, यहाँ पर ये तो निकला विलेय का। अब बात करें विलायक का, मतलब जो पहले से उसमें मौजूद है, तो उसकी बात करें तो Nb/Na प्लस Nb। ठीक है, Nb/Na प्लस Nb। तो ये होता है मोल अंश निकालने का फॉर्मूला, और यही फॉर्मूला आप लोग को सेम टू सेम क्वेश्चन में भी अप्लाई करना है। कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए अगर इस पे बेस्ड, तो आप लोग को यही सवाल करके यही फॉर्मूला लगा के सवाल को करना होगा। उसका नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है। तो देखो द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, किसी विलयन में किसी अवयव या द्रव्यमान प्रतिशत विलयन के प्रति 100 ग्राम में उस अवयव का द्रव्यमान होता है। ठीक है, तो देखो इस पर एक एग्जांपल हमको याद आ गया। मान लेते हैं कि आपका टेस्ट हुआ क्लास में और आपके आए हैं 300 में से आपके आए हैं 200 नंबर। मान लीजिए 300 में से 200 नंबर आए। अब आपसे कहा जा रहा है भैया परसेंटेज निकाल के दिखाओ। तो परसेंटेज कैसे निकालोगे, जितने नंबर का टेस्ट था उसको रखोगे नीचे, जितने नंबर पाए हो उसको रखोगे ऊपर, मल्टीप्लाई किससे कराओगे, 100 से। तो ये फॉर्मूला देखो कुछ ऐसे ही दिख रहा है आपको, ये देखो। ठीक, मतलब ये हमारे नंबर आए हैं। ठीक, ये टोटल था, मतलब इतने नंबर का पेपर था और आपको परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज बोल रहा है तो आपको इंटू करा देना है 100 से। ठीक है, तो बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और इस पे न्यूमेरिकल हम आपको बता दें बहुत ही कम पूछे जाते हैं, लेकिन इसकी डिफिनेशन ज़्यादा पूछी जाती है। तो अगर आपको फॉर्मूला याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं याद रहेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग का काम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ, ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे वो कंप्लीट हो गए। अब हम लोग देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा कि मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। ठीक है, मतलब मानक इलेक्ट्रोड विभव आप लोग को यहाँ पर बताना है। तो इसकी डिफिनेशन देखो क्या होगी कि किसी धातु की छड़ को 25 डिग्री सेल्सियस पर 1 मोलर धातु आयन सांद्रता के विलयन में डुबोने पर, ठीक है, मतलब कोई भी धातु की छड़ हो उसको अगर हम 25 डिग्री सेल्सियस पर किसी मोलर धातु आयन सांद्रता के विलयन में अगर हम डुबोते हैं तो धातु और विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होगा उसी को हम लोग बोलेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव, और उसको भैया रिप्रेजेंट कर देंगे E0 से। ठीक है, तो ये आप लोग को क्लियर हुआ होगा कि मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। अब हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रबल तथा दुर्बल वैद्युत अपघट्यों को समझाइए। क्या होते हैं प्रबल और दुर्बल वैद्युत अपघट्य। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रबल वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं, इसका एग्जाम्पल भी आपको बताएंगे। तो वे वैद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में या अन्य ध्रुवीय विलायकों के साथ बने विलयन में लगभग पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। तो इसकी अगर हम डिफिनेशन की बात करें तो आप लोग इसको ऐसे समझ सकते हो कि ऐसे वैद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में ध्रुवीय विलायकों के साथ बने विलयन में लगभग पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। ठीक है, आपको ऐसे लिखना है, साथ में लिखते चलो, इसीलिए बोलते हैं बार बार, तो आप लोग को आसानी रहेगी। ठीक है, तो वे वैद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में ध्रुवीय विलायकों के साथ बने विलयन में लगभग पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, उन्हीं को प्रबल वैद्युत अपघट्य कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो NaCl, KCl और HCl। ठीक है, तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड आपका हो जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड और HCl हो जाएगा, मतलब कि हाइड्रोजन क्लोराइड। तो यहाँ पर ये आपका प्रबल वैद्युत अपघट्य हम लोगों ने पढ़ लिया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दुर्बल वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं। ठीक है, इसको यहाँ से हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलते हैं, HCl को। नेक्स्ट है दुर्बल वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं। तो ऐसे वैद्युत अपघट्य जिनका जलीय विलयन में या ध्रुवीय विलायकों के साथ बने विलयन में बहुत कम आयनन होता है। ठीक है, प्रबल मतलब वो बहुत ही तीव्र आयनित हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा आयनित हो जाते हैं, और इनका बहुत कम आयनन होता है। ठीक है, ये इतनी जल्दी आयनित नहीं होते हैं। तो यहाँ तक कि अत्यधिक तनुता पर भी पूर्णतः आयनन नहीं होता है। मतलब तनुता मतलब अगर ज़्यादा पनिया विलयन होगा तब भी ये पूर्णतः आयनित नहीं होंगे, इसीलिए इनको दुर्बल वैद्युत अपघट्य कहते हैं। और इनकी श्रेणी में कौन कौन लोग आते हैं भैया, उनका नाम देख लो जरा। CH3COOH, NH4OH और H2CO3। तो ये 3 नमूने ऐसे हैं, और भी हैं ऐसे, लेकिन 3 के नाम हमने यहाँ पर लिखे हैं जो भैया दुर्बल वैद्युत अपघट्य की श्रेणी में आते हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है
इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं? तो इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा उधर मानक इलेक्ट्रोड विभव और ये है इलेक्ट्रोड विभव, तो दोनों में एक छोटा सा कॉमन सा अंतर होता है, वो अंतर समझ लो यहाँ पर। इलेक्ट्रोड विभव भैया वो होता है कि जब एक धातु की छड़ को उसके अपने लवण के विलयन में डुबोया जाता है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल आप लोग मान लो ये एक पात्र रखा हुआ है, इसमें कौन सा विलयन भरा हुआ है, NaCl इसमें मान लो भरा हुआ है, ठीक है। NaCl भरा हुआ है या फिर मान लो कुछ भी जिंक क्लोराइड वगैरह मान लेते हैं, ठीक है। तो NaCl इसमें भरा हुआ है, इसमें हम क्या करें, जो छड़ इसमें डुबोएंगे हम इस तरह से, वो भी छड़ काहे की होंगी, Na की होंगी, यानी कि सोडियम की होंगी। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे धातु जो अपने ही लवण के विलयन में डुबोए जाते हैं। ध्यान से देखो डिफिनेशन, जब एक धातु को उसके अपने लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु विलयन के सापेक्ष धातु के विभव को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, ठीक है। तो ये जो छड़ हमने डुबोई और इस विलयन के मध्य जो वोल्टेज उत्पन्न होगा छड़ के बीच में और इस पानी जो विलयन है इसके बीच में जो भी वोल्टेज उत्पन्न होगा उसी को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोड विभव। क्लियर हुआ पूरा? बाकी डिफिनेशन आप लोग इसको पढ़ लेना। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग को दिख रहा होगा कि जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन को Cu से विस्थापित कर देता है जबकि सिल्वर ऐसा नहीं कर पाता। क्या कारण है भैया इसका? तो एक कारण एक ही होता है, सबको पता है, वैद्युत रासायनिक श्रेणी, लेकिन इसको लिखना कैसे, तरीका क्या है वो देख लो। वैद्युत रासायनिक श्रेणी में Zn यानी कि जिंक का स्थान क्या है, कॉपर से ऊपर होता है। तो यही कारण है कि जिंक जो है वो कॉपर से अधिक सक्रिय होगी। हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो ऊपर होता है वो हमेशा नीचे वाले को दबाने की कोशिश करता है। तो ऊपर है जिंक, नीचे है कॉपर, तो भैया इसी लग जिंक क्या करेगा, कॉपर को निकाल के फेंक देगा तथा CuSO4 विलयन में Cu को विस्थापित कर देता है। तो देखो कैसे विस्थापित करा इन्होंने यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर हमने अभिकारक ले लिया, इधर है उत्पाद, ठीक है। तो देखो CuSO4 कॉपर सल्फेट का विलयन था, लेकिन जिंक जैसे ही इनकी ज़िंदगी में आया उसने इनका हंसता खेलता परिवार बर्बाद कर दिया, खुद बैठ गया कॉपर की जगह पर और Cu को भैया निकाल के बाहर फेंक दिया। तो ये होती है हमारी, इसको एक तरह से हम लोग विस्थापन अभिक्रिया भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये कारण है जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन से Cu को विस्थापित कर देता है, लेकिन सिल्वर ऐसा नहीं कर पाता है। क्लियर हुआ आप लोग का? ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंक तथा तांबे में से एक अम्लों से हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं करता है, क्यों? मतलब इनको खुद डाउट है क्वेश्चन में कि जिंक तथा तांबा इन दोनों में से कोई एक अम्ल ऐसा है जो हाइड्रोजन गैस को विस्थापित नहीं करता है। कारण आप लोग को बताना है और ये भी बताना है कि इन दोनों में से कौन है। तो देखो वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक क्या है, वो हाइड्रोजन से ऊपर है और तांबा क्या है, वो हाइड्रोजन से नीचे है। ध्यान देना, मतलब पहले है हमारा जिंक, फिर है हमारा हाइड्रोजन, उसके बाद है कॉपर, ठीक। क्या कह रहा है, वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक क्या है, वो हाइड्रोजन से ऊपर है, जिंक ऊपर हाइड्रोजन नीचे, तथा तांबा क्या है, वो हाइड्रोजन से नीचे है। तो हाइड्रोजन से नीचे क्या है, कॉपर। तो अब देखो क्या होगा, इसके कारण क्या होगा कि जिंक हाइड्रोजन से अधिक अपचायक है और तांबा हाइड्रोजन से कम अपचायक है। ऊपर वाला ज़्यादा पावरफुल होता है, हमने बताया था। तो जिंक इसको पीटेगा और ये इसको पीटेगा। तो जिंक का जो गुस्सा होगा वो हाइड्रोजन पर उतरेगा, हाइड्रोजन का जो फ्रस्ट्रेशन होगी वो किस पर उतरेगी, कॉपर पर। तो यही कारण होता है कि इसीलिए जिंक अम्लों से क्या करेगा, वो हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है, लेकिन तांबा जो होता है भैया, कॉपर जो होता है, वो ऐसा नहीं कर पाता है। तो यही एक मेन कारण होता है इस चीज़ का। तो आई होप आप लोग को जो हमने आज क्वेश्चन बताया आप लोगों ने नोट करा होगा साथ में और इसको अच्छे से एक एक चीज़ बारीकी से समझी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एक मेरी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है आप लोग के लिए ऐसी वीडियो बनाने में। पहले लिखना पड़ता है, फिर आप लोग को समझाना पड़ता है, फिर एडिटिंग वगैरह बहुत काम होता है। तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब आप लोग कर दीजिए, क्योंकि इसमें आपका भी फायदा है। आपको ऐसी जैसी वीडियो हम डालेंगे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा और आप इसको समय रहते टाइम से देख पाओगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपको ऐसी वीडियो परमानेंट मिलती रहे। तो बाकी अगर आपको इसके नोट्स वगैरह चाहिए तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका अबाउट सेक्शन में आप जाना चैनल के मेरे, उसमें आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।